नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हिस्ट्री में मौर्य काल चल रहा है। इसमें बहुत सारे राजवंश रहते हैं। विदेशी आक्रमणकारी अलग से पढ़ना है आपको। तो आज जो नया वंश है हुआ है चेनी वंश। इसके साथ साथ कुछ विदेशी आक्रमणकारियों को भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए चेती वंश, चेत वंश, चैत वंश। क्या बोलेंगे? चेत वंश या चेंदी वंश। तो ये वंश है कहाँ कहाँ पे शासन करता है? चेती वंश या चेत वंश। एक फिर से मैप है। ये आपको दिखाई देगा उड़ीसा। करंट में उड़ीसा, उस समय का कलिंग। तो कलिंग में था चेतीवंश, चेतवंश। यहाँ से इन्होंने ऑलमोस्ट भारत के लगभग सभी भूभाग पे इन्होंने शासन किया था। जो चेंदी वंश है इसके संस्थापक है, कभी कभी पूछता है चेंदी वंश के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है चेंदी वंश का? संस्थापक बोलेंगे महा मेघवाहन। महामेघ वाहन चेंदी वंश का संस्थापक है। महामेघ वाहन क्या है? चेंदी वंश का संस्थापक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक है खारवेल। सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है चेदी वंश का, आप बोलेंगे खारवेल। तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। खारवेल एक महान योद्धा शासक था। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जो खारवेल है इसका एक हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख किसका बोलेंगे? हाथी गुफा अभिलेख। तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, कलिंग का शासक है और चेदी वंश का सबसे महान शासक है खारवेल। ये हाथी गुफा विलेज कहाँ है? बोलेंगे पुरी के पास उदयगिरी की पहाड़ी है। जो पुरी जिला है उड़ीसा में, यहाँ पे उदयगिरी की पहाड़ी है। तो उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुफा अभिलेख है। एक समय था जब अशोक ने, अर्थात गंगा की घाटी, ये जो है गंगा की घाटी, तो कलिंग पे विजय किया था अशोक ने। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और कलिंग को विजय किया था 261 ईसा वर्ष पहले। तुम गंगा की घाटी से अटैक हो रहे हैं उड़ीसा पे, लेकिन खारवेल के समय उल्टा अटैक हुआ गंगा की घाटी पे। अर्थात खारवेल एक महान योद्धा शासक था। इसने सिर्फ गंगा की घाटी को ही विजय नहीं किया था। खारवेल का जो विजय अभियान था दक्षिण की ओर भी था। पांडे, चोल, गंगा घाटी, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, हर जगह इसने अपना विजयी अभियान किया और सभी प्रदेशों से इसने टैक्स वसूल किए। इसने राजगीर को जीता खारवेल ने, और राजगीर को जीतने के बाद जो गया में बराबर की पहाड़ी है, उस समय एक किला हुआ करता था, बराबर की पहाड़ी के किले को इसने तोड़ दिया। इसके बाद जो पाटलिपुत्र था, मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उससे भारी मात्रा में इसने टैक्स वसूल किए और पुरी में भव्य मंदिर का निर्माण किया था। पुनः दक्षिण में पांड्य राज की राजधानी को इसने नेस्तनाबूद कर दिया था, तोड़ दिया। पुनः चोलों पे अटैक किए। इसका विजयी अभियान चारों दिशाओं में था खारवेल का, इसलिए इसे महान योद्धा शासक बोला जाता है। जितना महान योद्धा शासक खारवेल था, तो कलिंग खारवेल के समय ही सबसे उत्कृष्ट कोटि पे पहुंचा, जो बाद में कई सालों तक उपलब्धि कलिंग प्राप्त नहीं कर पाया। अर्थात खारवेल के समय जो कलिंग सर्वोच्च उत्कृष्ट चोटी पे पहुंचा था, वैसा कभी लंबे समय काल तक कलिंग को प्राप्त नहीं हुआ। तो खारवेल का एक हाथी गुफा अभिलेख है। महान योद्धा शासक के रूप में उत्तरी भारत दक्षिण भारत पे लगातार अटैक है, हर साल अटैक करता था और सभी पे विजय प्राप्त करता था। पुनः खारवेल जैन धर्म को मानता था। बोलेंगे जैन धर्म को मानता था, इसका कट्टर समर्थक था। पर अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था ये, जैसे पूरी मंदिरों का निर्माण किया।
तो जैन धर्म के जो सन्यासी थे, साधु संत थे, उन्हीं के लिए उदयगिरी में गुफा बनाया था। जैसे अशोक ने अजीबकों के लिए जो गुफा बनाए थे बराबर की पहाड़ी में, ठीक इसी तरीके से उदयगिरी की पहाड़ी में खारवेल ने भी जैन साधुओं के लिए गुफाओं का निर्माण किया था। और उसमें एक अभिलेख मिले हैं जो इसका उल्लेख करते हैं खारवेल का। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चेंदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन है, इसमें खारवेल मत करना आप। खारवेल जो है चेंदी वंश का संस्थापक है। अब खारवेल महावेग वाहन के बीच क्या रिलेशन है ये आज तक पता नहीं चला है। बस ये है खारवेल तो कलिंग का उत्कर्ष और कलिंग का अटैक गंगा की घाटी पे जो अपने आप में विचित्र करता है। पुनः विदेशी आक्रमणकारियों में हमको देखना है। सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी फिर से एक बार यूनान की ओर चलते हैं। देखिए यूनान सिकंदर के समय भारत प्रथम यूनानी आक्रमण था। जो सिकंदर महान था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके समय भारत प्रथम अटैक हुए थे यूनानियों का। इसके बाद सिकंदर ने विजयी अभियान के बाद जो अपने साम्राज्य को छोड़ा था, इसमें कई सारे छोटे छोटे राजवंश का जन्म हुआ, अर्थात यूनानी साम्राज्य के अंदर ही में ही। तो सेकेंड अटैक जो था सिकंदर के बाद भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा अंदर पाटलिपुत्र तक था, अंदर तक चले आए थे। इसके साथ साथ एक प्रभाव भी था और लंबे ड्यूरेशन तक ये भारत के संपर्क में थे यूनानी। तो यूनान का एक प्रभाव भारत पे पड़ा, पुनः भारतीय लोगों को एक प्रभाव यूनान पे पड़ा। तो इसी में हमको देखना है यूनानी आक्रमणकारियों में कुछ नाम आते हैं। सारे का नाम आपको याद नहीं करना है, बस सिकंदर के बाद कुछ यूनानी नाम राजाओं की एक लिस्ट याद होनी चाहिए आपको। यूनानी शासक व आक्रमण। देखना है आपको, ये है भारत का उत्तर पश्चिम वाला इलाका। यहाँ पे बैक्टीरिया होता था, बैक्टीरिया जो है अफगानिस्तान में है। यहाँ पे यूनानी का मेन सेंटर था, जो यूनानी शासन करते थे बैक्टीरिया, एक शब्द आता है बैक्टीरिया, अर्थात जो यूनानी शासक थे इनका शासन शुरुआत में सिकंदर के बाद कहाँ था, तो ये हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश। और हिंदू कुश से लेके जो ये नदी है सिंधु नदी, तो इसके बीच वाले क्षेत्र में ये शासन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर भारत के अंदर आक्रमण इनका लगातार होता है, गंगा की घाटी तक होते हैं और मध्य भारत तक होते हैं। तो ऐसे करके अटैक कर रहे हैं। ये हो गया आपका विंध्याचल पर्वत, यहाँ तक ऑलमोस्ट अटैक हो रहे हैं गंगा की घाटी तक और सेंट्रल भारत में पश्चिम वाले इलाके में। तो जो यूनानी है कहाँ कहाँ शासन कर रहे हैं, बोलेंगे अफगानिस्तान, इनका शासन है अफगानिस्तान, उस समय पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ पे ये शासन कर रहे हैं। इसी में जो महत्वपूर्ण शासक आता है सिकंदर के बाद का, जो भारत के अंदर तक घुस आया और अटैक किया पाटलिपुत्र तक, तो उन शासकों का कुछ नाम है आपको याद करना होगा। सबसे पहला है यूथेडिमस, यूथेडिमस। इसका बेटा है, पुत्र है डेमेट्रियस। तो यूथेडिमस, डेमेट्रियस, ये दोनों, ये पिता है ये पुत्र हैं। और सेकंड नंबर पे इससे हट के जो सेनापति है मिनांडर, मियंडर या मिनांडर बोलिए, हिंदी नाम मिनांडर, यूनानी नाम मियंडर। ये तीन शासक का नाम आपको याद करना पड़ेगा कि यूथेडिमस, डेमेट्रियस और मिनांडर ने यहाँ जो पाटलिपुत्र है इसको विजयी किया और पूरा गंगा की घाटी को जीत लिया। अब देखिए साम्राज्य जो हिंदू कुश पर्वत है, सिंधु नदी पार करके पूरा उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, सौराष्ट्र, जिसमें आपके गुजरात और महाराष्ट्र हैं, सिंध वाला इलाका पूरा विजयी कर लिए।
तो इस तरीके से जो यूनानी शासक थे भारत के अंदर तो घुस आए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य कमजोर हो चुका था। और हम देख चुके हैं जो पुष्य शुंग था, इसने जो बृहद्रथ की हत्या की थी जो अंतिम मौर्य शासक था, इसलिए किया क्योंकि वह अपनी प्रजा को यूनानी अटैक से नहीं बचा पाया। जो प्रजा थी यूनानी अटैक से त्रस्त थी, और इससे न बचा पाने के कारण पुष्य शुंग को एक अंदर से रोष था और उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी। तो लगातार अटैक हो रहे थे उत्तर पश्चिम भारत से, और ये हमेशा से ये वाला इलाका भारत के लिए कमजोर रहा है। उस समय जो घुसपैठिए थे, घुसपैठ कर रहे थे, तो ये वाला इलाका था। और आज भी जो है आतंकवाद का सेंटर पॉइंट देखेंगे तो यही है जहाँ से भारत के अंदर घुसपैठ करते हैं। फिलहाल आपको आपके सामने कुछ नाम है, यूथेडिमस, डेमेटेरियस और मिनांडर जैसे शासक। अब इसमें हमको देखना है मिएंडर के बारे में थोड़ा, ये जिसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। मिनांडर कौन है? तो बोलेंगे एक यूनानी शासक है जिसने पाटलिपुत्र को विजय किया था और बौद्ध भिक्षु नागसेन को अपने साथ ले लिया था। देखिए, मियांडर एक महत्वपूर्ण शासक था, इसने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया। क्या बोलेंगे? मिएंडर यूनानी शासक था, इसने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। तो दिख रहा है कि किस तरीके से बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है ये। पुनः नागसेन को ले गया। जो मिएंडर है इसने लिखा है, इसकी किताब का नाम है मिलन पनो। मिलन पनो, द है मिलन पन। ये किताब का नाम है मिलनपन। किस भाषा में है? बोलेंगे पाली भाषा में है। यही पूछता है कभी कभी, किसने लिखा है? पाली भाषा में। और आपके साथ है कि क्वेश्चन संस्कृत में पाली भाषा यूनानी किस में है? बोलेंगे मिलनपन पाली भाषा की एक किताब है जिसमें एक सियाल का शासक, सियालकोट जो पाकिस्तान में आज, तो एक शासक और बौद्ध भिक्षु नागसेन, क्या बोलेंगे? बौद्ध भिक्षु नागसेन, इसके बीच में एक संवाद है, दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रही है उसके बारे में लिखा गया है। तो एक राजा है एक साइड, ये राजा प्रश्न करता है बौद्ध भिक्षु नागसेन से और नागसेन इनको जवाब देते हैं। दोनों के बीच संवाद के रूप में जो किताब है वो है। अर्थात मिलनपनो एक किताब का नाम है जिसमें एक राजा बौद्ध भिक्षु नागसेन से बातचीत करता है, और ये शासक और कोई नहीं मिनांडरी है। पाली भाषा की किताब है मिलनपनो के रूप में। मिनांडर अपने आप को पूर्ण रूप से भारतीय घोषित कर चुका था, बौद्ध धर्म को इसने एक्सेप्ट किया था। तो महत्वपूर्ण यूनानी शासक है, इसका एक अभिलेख मिल रहा है, साक्ष्य मिल रहे हैं। तो यह है मिनांडर। अब हमको देखना है यूनानी जो आक्रमण हुए इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा था। तो एक बार प्रभाव देख लेते हैं भारत के अंदर। टॉपिक है, इसी में आगे बढ़ेंगे कि यूनानी जो आक्रमण हुए इसका प्रभाव क्या पड़ा भारत के अंदर में। देखिए प्रभाव, जो यूनान था, यूनान के अटैक के कारण भारत और यूनान आपस में क्लोज आए, नजदीक आए। भारत व यूनान एक दूसरे के नजदीक आए। जब एक दूसरे के नजदीक आए तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित हुए, व्यापार का उत्थान हुआ, विकास हुआ। बोलेंगे व्यापार में वृद्धि हुई। अब भारतीय सामान स्थल मार्ग के साथ साथ कहाँ पहुंच रहे थे? सेंट्रल एशिया और यूनान देश पहुंच रहे थे। पुनः चीन का अगर कोई वस्तु था जो पहले भारत नहीं आ रहे थे तो यूनान के जरिए इंडिया में आ रहे थे। तो जो व्यापारी थे, यूनानी व्यापारी, वो भारत में वस्तु बेच रहे थे। जो भारतीय व्यापारी थे यूनान में वस्तु बेच रहे थे। पुनः चाइना का सामान भी भारत में आ रहा था एक सिल्क रूट के जरिए। एक नाम आता है सिल्क रूट, एक रास्ता जिसके जरिए जो चीन था पश्चिम देश के साथ जुड़ता था, उस रूट को बोला जाता है सिल्क रूट। इस सिल्क रूट के साथ भारत भी जुड़ गया और उत्तर पश्चिम में ट्रेड बहुत अधिक मात्रा में थे। पुनः मुद्रा, सेकेंड नंबर पे बोलेंगे मुद्रा का चलन, मुद्रा कला का विकास हुआ।
इसका प्रभाव भारत में पड़ा। भारत के जो सिक्के जारी हुए उस पर यूनानी कला का साफ साफ प्रभाव दिखाई देता है। तो मुद्रा कला का प्रभाव पड़ा। जो यूनानी थे किसके सिक्के चला रहे थे, तो चांदी के सिक्के चला रहे थे और तांबे के सिक्के चला रहे थे। सोने के नहीं, याद रखना आपको, चांदी तांबे के सिक्के चला रहे थे। और इस पे बेल नकाशी थी खरोष्टी लिपि में और साथ साथ में यूनानी लिपि में। यूनानी लिपि में तो दोनों लिपि में क्या था, सिक्के के साइड में अभिलेख थे, अर्थात जो सिक्के चांदी होते थे उस पर टंकन किया जाता था खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि में। बाद में इसी में जो राजा महाराजा अपने नाम का आगे टंकन करते थे, बाद में जो मुद्रा आप पढ़ेंगे व्यवस्था अलग अलग साम्राज्य में, तो कहीं ना कहीं यूनान का एक प्रभाव था यूनानी कला का। थर्ड नंबर पे बोलेंगे कि ज्योतिष। तो ज्योतिष विद्या जो थी वो किसकी देन थी, यूनानियों की देन थी। भारत के अंदर बहुत सारे जो ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, यूनानियों की देन थी। जैसे ग्रह नक्षत्रों का नाम ही ग्रह हो नक्षत्र हो, ये सब क्या यूनानी भाषा में नाम है। वेनस, यूरेनस, नेपच्यून, सब यूनानी नाम है। तो ये यूनानी नाम आज भी चल रहे हैं। और भारत में ज्योतिष शास्त्र क्या है, यूनान के जरिए ही बोला जाता है, आया था। तो ज्योतिष शास्त्र भी भारत ने यूनान से लिया। थर्ड नंबर पे, सॉरी फोर्थ नंबर पे, कुछ शब्द हैं जो यूनानी शब्द हैं, उसको आपको पढ़ना होता है कि शब्द भारत में आए। आज भी यूनान के ही शब्द है, यूनानी शब्द के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेन, पेन में भरा जाने वाला स्याही। फिर बोलेंगे किताब, फलक, ये सब शब्द जो आप पढ़ रहे हैं, पेन है, पेन के अंदर स्याही है, किताब है, फलक है, सब यूनानी नाम है। तो बहुत सारे शब्द, कौन से शब्द, यूनानी शब्द कहाँ पे आए, भारत में आए और भारतीय भाषा के अंग बन गए। तो एक के बाद एक इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया भारत में। चौथे नंबर पे बोलेंगे, सॉरी पांचवें नंबर पे बोलेंगे कला। तो कला क्या था, तो कला में गांधार कला का विकास किया। गांधार कला, ये गांधार कला क्या था, मूर्ति कला था। अर्थात पहली बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के रूप में किसी धर्म को प्रदर्शित किया गया। जैसे बौद्ध धर्म, पहले महात्मा बुद्ध का जो पूजा होता था वो अदृश्य फॉर्म में होता था। बाद में गांधार कला का विकास हुआ जब महात्मा बुद्ध की मूर्ति का विकास हुआ, डेवलपमेंट। अर्थात बोलेंगे बौद्ध धर्म का जो मूर्ति पूजा का चलन हुआ, कहीं ना कहीं एक कला से प्रभावित था, यूनानी कला का। और मूर्ति पूजा प्रारंभ करने का देन ही इनको बोला जाता है, यूनानियों को। किसमें, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म का सुंदर सुंदर कलाकृति, स्तूप का निर्माण, मूर्ति का निर्माण गांधार कला में हुआ। ये गांधार कला देन है, यूनानियों की देन है। तो कला के क्षेत्र में भी है। इससे और आगे बढ़ेंगे पांचवें छठवें नंबर पे आप, तो कैलेंडर, यूनानी कैलेंडर है। इसके भी बहुत सारे शब्दों को लिया गया है भारत में। तो कैलेंडर, अब एक बार लाइन से देखिए, जब यूनानी आक्रमण हुए, एक लंबा समय पीरियड है, 200-300 साल का काल है। इसमें लेन देन होंगे, व्यापार होगा, मुद्रा कला का विकास, ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ, फिर यूनानी जो शब्द हैं, गांधार कला का विकास, कैलेंडर जैसे शब्द हैं, कुछ मैथ होंगे, दशमलव प्रणाली है। दशमलव प्रणाली बोला जाता है यूनानियों की देन है, लेकिन एक्चुअली भारत भारत में ही देन है दशमलव प्रणाली की, यूनान की देन है। इतिहासकार अलग अलग दावा करते हैं। तो दशमलव प्रणाली के रूप में, कुछ मैथ के रूप में इनका कंट्रीब्यूशन है। वैसे भी एक से एक यूनानी मैथमेटिशियंस है। आज भी पाइथागोरस का नाम सुनते हो आप, यूक्लिड और पाइथागोरस। तो ऐसे करके एक लंबा ट्रांजिशन पीरियड में समागमन हुआ। धर्म के क्षेत्र में भी आप देखे हैं, होलियोडोरस जो था, क्या बोलेंगे, होलियो या हेलियोडोरस, हिंदी नाम और यूनानी नाम में थोड़ा अंतर आता है। हेलियोडोरस, इसने क्या किया, एक राजदूत था, भागवत धर्म एक्सेप्ट करता है।
मीनांडर क्या है? मीनांडर ये बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करता है, तो धर्म के क्षेत्र में भी भारत से प्रभावित थे। शासक को बड़े बड़े जो अधिकारी गण थे भारतीय धर्मों को एक्सेप्ट कर रहे थे। और गांधार कला का विकास तो सर्वोत्कृष्ट कला था, यूनानियों की देन थी, जो संपूर्ण अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया में कला फैली थी। और बाद में इसका प्रभाव धीरे धीरे अन्य कलाओं पे पड़ा था। तो ये है आपका यूनानी अटैक का प्रभाव। चेंदी वंश और यूनान शासक के बाद और कुछ विदेशी आक्रमणकारी हैं, जैसे हैं कुषाण हैं, शक हैं और पल्लव है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। हैं कुछ शासक जैसे हैं विदेशी शासक में शक, ये तो यूनानी थे। अब बात करेंगे हम शक की। जो शक हैं, शक कहाँ के मूल निवासी थे? सेंट्रल एशिया के मूल निवासी थे, सेंट्रल एशिया से भारत के अंदर आए थे। हम बात कर रहे हैं शक। इसे सीथियन बोला जाता है इंग्लिश में, सीथियन। तो शक मूल रूप से मध्य एशिया जिसे बोला जाता है, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के निवासी थे। तो जो हिंदू कुश माउंटेन है भारत के उत्तर पश्चिम में, जो हिंदू कुश माउंटेन है, ये इसके इस साइड जाएंगे आप सेंट्रल एशिया मिलेगा। सेंट्रल एशिया करने पर 5 कंट्री आते हैं। तो शक सेंट्रल एशिया के मूल निवासी थे और एक कबीलाई समाज था, अर्थात एक कबीला में रहते थे शक। बाद में जो सेंट्रल एशिया से इन्होंने हिंदू कुश जो माउंटेन है, बोलेंगे हिंदू कुश पर्वत, इसको पार किया। इसको पार करने के लिए 2 दर्रे हैं। एक है खैबर दर्रा, दर्रा मतलब रास्ता है जहाँ से पास करते हैं, ये दर्रा है। और दूसरा है बोलन दर्रा, बोलन दर्रा। तो सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, कबीलाई समाज है। उस समय सेंट्रल एशिया में काफी सारा उथल पुथल मचा था, जो कबीला थे उनमें संघर्ष चल रहे थे। इसी में से एक कबीला शकों का था। इन्होंने हिंदू कुश पर्वत को पार किया, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा। खैबर दर्रे का इस्तेमाल और बोलन दर्रे का इस्तेमाल करके अंदर की ओर आए। खैबर दर्रे का ज्यादा इस्तेमाल होता है, बोलन दर्रे का कम होता है, क्योंकि अधिक हाइट पे है। फिर भी पास करके उत्तर पश्चिम की ओर आते हैं, तो ये पूरा एक सिंधु का मैदान मिलता है, प्लेन इलाका हो जाता है। धीरे धीरे भारत के अंदर वो आते हैं, अटैक करते हैं। जस्ट इसके बाद है यूनानी अटैक के बाद। तो यूनानियों के बाद ये पूरा इलाका किसके कब्जे में चले जाता है? शकों के। तो उत्तर पश्चिम का पूरा इलाका धीरे धीरे शकों के अंदर, और फिर शकों को रिप्लेसमेंट कर देते हैं कुषाण। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शकों का। इसके संस्थापक देखिए, शक के संस्थापक कौन है? बोलेंगे मेउस या मोगा, एक ही नाम है। जो शक वंश का संस्थापक है भारत के अंदर, मेउस या मोगा है, इसका नाम है। इसने काफी सारे चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, और उसमें शिव के साथ साथ अन्य देवी देवता का चित्रांकन किया था, और कुछ यूनानी देवी देवता का भी चित्रांकन था। धीरे धीरे जो शक थे, जो एक कबीला से भारतीय समाज के अंग बन गए, भारतीय समाज में विलीन हो गए। तो हमको इतना डिटेल तो नहीं जाना है, इसमें बस पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण शासक है शकों में, वह है रुद्रदमन। इसके बारे में पूछता है आपसे, बस संस्थापक आप याद रखेंगे और नाम याद रखेंगे रुद्रदमन का। ये बहुत महत्वपूर्ण भारतीय शासक है और है शक शासक। तो रुद्रदमन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो रुद्रदमन है एक शक शासक है, भारतीय समाज का अंग बन गया। बहुत विद्वान था, योद्धा भी था, तर्कशास्त्री था अपने आप में, गद्य पद में राइटर था। अर्थात संस्कृति का जो गद्य पद है, ध्यान से देखना आपको, इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि संस्कृत में अभिलेख इसके हैं। संस्कृत पर प्रथम अभिलेख मिलता है। तो राइटर है,
तो संस्कृत भाषा में जो गद्य है और पद्य दोनों की रचना करता है ये। संस्कृत का अगर बोला जाए कि सबसे पहला अभिलेख रिकॉर्ड में किसका मिला है, वह है रुद्रदमन का। ठीक है, तो राइटर भी है, संस्कृत भाषा में गद्य और पद्य की रचना कर रहा है। फिर लिखना है सुदर्शन झील का निर्माण कराया, सुदर्शन झील, इसका इसने पुनः उत्थान कराया था। मरम्मत बोलिए। मरम्मत। तो सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित था, बाद में वो झील टूट गया था, तो रुद्रदमन ने इसका निर्माण कराया था। ये कभी कभी पूछता है सुदर्शन झील कहाँ है, तो बोलेंगे जूनागढ़ में, गुजरात में। फिर इसमें नाम आता है जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्रदमन का है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्रदमन का है। रुद्रदमन ने क्षत्रप प्रणाली को मजबूत किया था भारत के अंदर। अब इनको देखना है कि क्षत्रप प्रणाली क्या है। साथ साथ में रुद्रदमन ने सतकर्णी शासकों को पराजित किया। सतकर्णी शासक, अब कौन है सतकर्णी, सातवाहन, इन शासकों को पराजित किया रुद्रदमन ने। रुद्रदमन ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कई सारे विवाह के जरिए अपना संबंध स्थापित किया, जैसे लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद आंध्रों के साथ, इक्ष्वाकुओं के साथ, इक्ष्वाकुओं के साथ। आंध्र क्या है, तो ये बोलेंगे इस साइड में जो सातवाहन है, सतकर्णी। तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है इन सब के साथ में। इस तरीके से रुद्रदमन की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, भारतीय इतिहास में अमर है। बार बार अभिलेख में मिलता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख क्या है, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का निर्माण के संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत भाषा मिला है, शुद्ध संस्कृत भाषा रुद्रदमन का देन है। रुद्रदमन गद्य और पद्य में रचना भी करता है, अटैक भी करता है, सतकर्णी शासकों को बुरी तरीके से पराजित भी करता है। तो शक धीरे धीरे भारतीय समाज के अंग बन जा रहे हैं, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब एक बार हम लोग शकों का जो महत्वपूर्ण देन है वह है क्षत्रप प्रणाली, उसको हम देखते हैं कि क्षत्रप प्रणाली क्या है। और रुद्रदमन का जो एक बार मैप में भी देख लीजिए कि किस इलाके में शासन करता था। ये पूरा इलाके में शासन करता था रुद्रदमन, इस वाले इलाके में रुद्रदमन का था। सौराष्ट्र, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तरी कोंकण, कोंकण वाला इलाका, ये मालवा, और ये राजस्थान, इतने इलाके में जो है शासक है रुद्रदमन, अर्थात पूरा शासन इसके अंदर है। तो शकों का एक महत्वपूर्ण देन है क्षत्रप प्रणाली। क्षत्रप प्रणाली ये है क्या, क्षत्रप प्रणाली, शकों ने क्षत्रप प्रणाली लिया था यूनान से। जो क्षत्रप प्रणाली थी शकों की, इन्होंने कहाँ से लिया, शकों की बोलेंगे यूनान से लिया, यूनान से लिए। ध्यान से देखना है आपको कि क्षत्रप प्रणाली क्या होता है। शासन की एक प्रणाली है क्षत्रप प्रणाली। क्षत्रप प्रणाली भारत में शकों ने लागू किया, लेकिन लिया किससे था, यूनान। तो मेन रूप फंडामेंटल जो है क्षत्रप प्रणाली, वह यूनानियों की देन है। तो यूनानी ने तो भारत में अंदर अच्छे से लागू नहीं कर पाए, उनको अच्छे से लागू करने का काम था शकों का। अब होता क्या था क्षत्रप प्रणाली में, तो पहले भारत में शासन प्रणाली कैसे होती थी कि भारत में शासन प्रणाली राज परिवार ही शासन करते थे, राजा पूरा साम्राज्य में शासन करता था, साम्राज्य का हेड था। इसके बाद जो राजा के पुत्र होते थे, राजकुमार होते थे, वो अलग अलग प्रांतों के प्रमुख होते थे। तो प्रांत, इसको राज्य बोला जाता था, ये प्रांत
उसके प्रमुख राजकुमार हुआ करते थे। ये क्या था, पूरा राजा राजकुमार एक ही परिवार शासन कर रहा है, परिवार का शासन, और क्षेत्रों को बांट दिया गया है। जैसे मान लेते हैं ये है भारत, एक मैप में ऐसे करके, इसको ध्यान से देखना है। जो राजा राजकुमार जो परिवार है किस तरीके से शासन कर रहे थे, ये मिलता जुलता है क्षत्रप से ही। अगर एक मैप ये है मान लेते हैं, देखिए एक हो गया केरल, स्टेट है, प्रांत है। एक है तमिलनाडु, और ये मान लेते हैं आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो प्रांत क्या क्या हो गया आपके पास दक्षिण में अभी, एक तमिलनाडु प्रांत, एक केरल प्रांत, और एक आंध्र प्रदेश प्रांत। यहाँ पे किसी राजा का बेटा बैठेगा, जो राजा है, राजा का बेटा राजकुमार, वह यहाँ पे शासन चलाएगा। किसके नाम से चला रहा है, पिता के नाम से चला रहा है। तो ये सब में राजकुमार बैठेंगे, और एक ही परिवार के हैं, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि राजा कई सारी शादी करता था, कई सारे राजकुमार थे, सब प्रांत के प्रमुख हो गए। ठीक इसी तरीके से प्रणाली क्षत्रप थी कि एक स्टेट, एक राजकुमार के अंदर, दूसरा स्टेट प्रांत दूसरे राजकुमार के अंदर, बस नाम अलग हो जा रहा है, इसे क्षत्रप बोला जा रहा है। और भारत के अंदर एक परिवार का शासन, शाही परिवार। तो शाही परिवार और क्षत्रप प्रणाली ये दोनों सेम है, या वंशानुगत प्रणाली समझ लीजिए। तो इस तरीके से क्षत्रप प्रणाली था, और इन सब का जो प्रमुख था राजा, ये क्या हो जाता था, महाक्षत्रप। तो ये महाक्षत्रप राजा, बाकी क्षत्रप राजकुमार। तो क्षत्रप प्रणाली क्या है, परिवार के ही सदस्य चला रहे हैं। महाक्षत्रप का मतलब होता था राजा कहीं एक जगह बैठेगा, बाकी वो अपने बेटे को, क्षत्रप को, अलग अलग प्रांतों में भेजेगा शासन करने के लिए। और ये पूरा क्षत्रप प्रणाली कहाँ पे लागू हुई शकों के द्वारा, तो बोलेंगे उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत में लागू हुआ। कहाँ पे लागू हुआ क्षत्रप प्रणाली, ये पूरा इलाका उत्तर पश्चिम शकों के अंदर था, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में क्षत्रप प्रणाली द्वारा शासन करते थे। और मूल रूप से लिया गया था यूनान के द्वारा। तो समझ गए होंगे भारत में भी क्षत्रप प्रणाली थी, लेकिन यहाँ शाही परिवार जैसा शासन था। तो दोनों मिले जुले हैं, बस नाम में अंतर आ जाता है। क्षत्रप प्रणाली क्या है, तो बोलना शासन की एक नई कला है। धीरे धीरे शक भी भारतीय समाज का अंग बन जा रहे हैं। रुद्र दमन, जो अगर एक देखा जाए इसकी पीढ़ी, तो सेंट्रल एशिया से आ रही है, लेकिन अंत भारतीय समाज का अंग बन जा रहा है। तो ये है आपका आज का। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें भी कुषाण बच रहे हैं और पल्लव बच रहे हैं। बने रहिए टू डू आइस में।